नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 23 मई। 23 मई को अपन दो इश्यू डिस्कस करेंगे। एक तो है सब्सिडी का बोझ, जो अपने फर्स्ट पेपर में आता है, जो राजकोषीय अनुशासन सब्सिडी के आधार पर वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक लाभ, डीबीटी सब्सिडी के बजट के बोझ कम करना, है ना, सुधार और नवाचार के रूप में, है ना, विकास, सामाजिक न्याय, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, दीर्घकालीन विकास के संदर्भ अपना पहले फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। दूसरा आता है सागोस द्वीप समूह, भू राजनीतिक ये अभी हाल ही में क्या हुआ, मॉरिशस का जो द्वीप था, जो उपनिवेश काल में ब्रिटेन के अधीन आता था 1965 के तहत, अभी उसी को द्वारा वापस सौंप दिया है मॉरिशस को। ब्रिटेन वहाँ से स्वतंत्रता फ्री कर दिया। उसी का रणनीति के संदर्भ भारत का महत्व क्या है, आईआर के अंदर आता है ये टॉपिक। और बहुत सारे पर्सन ऐसे 2 नंबर में 5 नंबर बन सकता है कि सागोस द्वीप के बारे में 15 शब्द लिखे हैं, या सागोस द्वीप की भू राजनीतिक में तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो 5 नंबर भी बन सकता है, 10 नंबर भी बन सकता है हिंद महासागर को लेकर। तो अपन इसका 2-3 बातें लिख के अपन 10 नंबर पर्सन, 5 नंबर, 2 नंबर पर्सन हम अच्छे से समझेंगे। ये अपना आईआर के विविधता ना और भूगोल के अंदर भी आता है कि विश्व भारत के भूगोल के संदर्भ में आता है। और पेपर 3 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध में आता है, जो हिंद महासागर, पश्चिमी एशियाई राजनीति है, दक्षिणी एशियाई राजनीतिक संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अपन हर बार कोड डिस्कशन करते हैं, उसी के संदर्भ में एक कोड डिस्कशन करते हैं। 31 का कोड है, याद रखना, जिसके अंदर कंसेप्ट क्लियर होगा। नैतिकता ये जानना है कि आपके पास क्या करने का अधिकार है, वास्तव में क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर समझते। देखो, नैतिकता ये जानना है आपके पास करने का अधिकार है, वास्तव में क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच में अंतर क्या समझते। आइए, एक होता है मानवीय मूल्य, एक होता है नैतिक मूल्य। तो आपको दोनों के संदर्भ में भेद अंतर करना है कि देखो, अगर केवल कानून अधिकार का पालन करना पर्याप्त नहीं है, कोई कानून है, मान लो ये अधिकार है, कोई कानून का ही पालन करना ये कोई अधिकार पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ साथ सही और गलत का निर्णय मानव की करुणा, मानवीय करुणा और नैतिक विवेक के आधार पर होनी चाहिए। एक तो होता है मानवीय करुणा और नैतिक मूल्य, नैतिक विवेक के आधार पर होने चाहिए। अब आगे चलते हैं कि मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य में फर्क क्या है। देखो, मान लीजिए कोई वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होते हैं। मानवीय मूल्य क्या होता है, व्यक्ति के भीतर मूल्य होते हैं। और नैतिक मूल्य क्या होता है, कानून और धर्म, दर्शन, सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। उसके करुणा, प्रेम, सहानुभूति क्या होता है, करुणा, प्रेम, दया, ईमानदारी, सहानुभूति, ये सब क्या है, ये मानवीय मूल्य है, जो भावनात्मक और सार्वभौमिक होते हैं। नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक मूल्य क्या होता है, ये याद रखना। नैतिक मूल्य सामाजिक रूप से सही या गलत कैसे समझा जाए, उनके आधार अक्सर नैतिक सिद्धांत, धर्म, दर्शन, सामाजिक अनुशासन, वो डिसिप्लिन, आदर्श की बातें करते हैं, रूल रेगुलेशन की बातें करता है नैतिक मूल्य। उदाहरण के लिए समझते, मान लीजिए कोई आप एक ईमानदार प्रशासन अधिकारी, है ना, एक गरीब महिला मिलती है, उनके पास आती है दस्तावेज लेकर, राशन मांग रही है। अगर वो एसडीएम साहिबा है, मान लीजिए, यदि वो अधिकारी कहता है कि नियम सही है, मैं नहीं दे सकता हूँ, साहिबा, कोई मान लो कोई साहिबा है, एसडीएम है, उनके पास कोई बुजुर्ग महिला आती है राशन के लिए, वो ये कहती है कि नहीं, मैं नियमों के अनुसार काम कर सकती, नियमों के बाहर नहीं जा सकती। जनरली साहिबा ऐसे ही होते हैं। महिला का डिसिप्लिन, रिस्क कैपेसिटी बहुत कम लेती है और पुरुष ज़्यादा लेता है उसके तुलना में। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी में एक रिपोर्ट बताती है कि वुमेन इस प्रशासन में जाकर करप्ट कम होता है। हालांकि वो आज की परिदृष्टि कम है कि जितनी महिला बैठती है पदों पे, उससे तुलना में अगर पुरुषों कंपेयर की जाए तब डाटा सामने आता है, लेकिन रिस्क कैपेसिटी कम होती है, वो करप्ट हटने के लिए वो ईमानदारी की भूमिका निभा जाता है। इसीलिए वुमेन, महिला सेक्टर जितने डिपार्टमेंट में ज़्यादा आती है, वो तरक्की करता हुआ दिख रहा है, ये बात भी सही है। अब दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कोई साहिबा एसडीएम है वर्तमान में, अब उनके पास बुजुर्ग महिला आई और उनके अनुसार वो कह रही है कि मैं राशन नहीं दे सकती, कि मैं नियमों के साथ ही चलती हूँ, लेकिन उसी के संदर्भ में खुद उसके बाद कोई वैकल्पिक रास्ता निकालती है, अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन निकालता है, जिससे वजह से उनको राशन की सामग्री मिल जाती है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, मानवीय मूल्य बोलते हैं। और वो पहला वाला जो रूल बात करता था वो था नैतिक मूल्य, जिसके वैकल्पिक व्यवस्था का राशन उपलब्ध करवाता है, फूड बैंक है, एनजीओ के जरिए किसी को डोनेट करवा के काम करवा सकता है। मान लो कि ऑफिस में नैतिक मूल्य में डीबीटी के तहत तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन किसी को कॉल करके बोल दिया कि भाई आप इतना केजी इनको राशन देना, डोनेशन को बुला दिया, कोई एनजीओ को बुला दिया, तो ये है मानवीय मूल्य, दया, सहानुभूति। नैतिकता अपन को क्या सिखाती है और मानवीय मूल्य क्या सिखाते हैं। नैतिकता अपन को सिखाती है
कि क्या सही है क्या गलत करना सही है, क्या सही है क्या गलत है, ये नैतिकता सिखाती है। नैतिक सिद्धांत प्रेरक होता है। मानवीय मूल्य हमें ये सिखाती है मैं ये क्यों करूँ, मतलब कहने का मतलब मैं ये क्यों करूँ काम, यानी आंतरिक जो भीतर जो मानवीय मूल्य बसते हैं अपने में, वो होता है मानवीय मूल्य। करुणा, सहानुभूति, दया, ईमानदार, इसी के तहत अपने कोड समझा। क्योंकि और इसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखे, मान लो मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, इथिक्स के संदर्भ में प्रशासनिक मूल्य को देखते हैं अपन, तो उसके संदर्भ में क्या होता है, एक तो जन संवाद करना आसान होता था। क्या होता है, जन संवाद करना आसान होता है अगर मानवीय मूल्य अच्छा होता है। तो मानवीय मूल्य का अधिकारी जनता से जुड़ जाता है, आसानी से जुड़ जाता है, हिचकिचाहट नहीं करता है। नैतिकता, निष्पक्षता की बात होती है। क्या होता है, निष्पक्षता। तीसरा, नैतिक नेतृत्व। क्या होता है, नैतिक नेतृत्व, है ना। उस नैतिक स्तर पर प्रशासन को आदर्श बनाता है। संकट प्रबंधन, कोई भी मान लो संकट आया, द्वंद आया, अगर नैतिक मूल्य निर्णय, कोविड के समय मान लो नैतिक निर्णय के साथ मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक था, है ना। मान लो कोई आपदा आई है, कोविड का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ संकट प्रबंधन बहुत जरूरी था। नैतिक निर्णय के साथ साथ, नैतिक निर्णय क्या था कि आपको 2 गज का फॉलो करना। मानवीय मूल्य क्या था, आपको घर बैठे अधिकारियों के द्वारा आपकी आवश्यकता जरूरतमंद चीज़ों को पहुंचाया जा रहा था। ये क्या था, ये बेहतर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो जन संवाद की क्षमता बढ़ती है, नीतिगत निष्पक्षता का मूल्य बढ़ता है, नैतिक निर्णय और संकट प्रबंधन। कोविड-19 के दौरान 2 गज को फॉलो करना, दूरी बना के बैठना, ये था नैतिक, क्या था, नैतिक निर्णय और मूल्य। मानवीय मूल्य क्या था, घर बैठे आपकी राशन की सामग्री पहुंचाते थे, तो वो होती थी, क्या होता था, मानवीय मूल्य। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, सब्सिडी के बारे में पढ़ते हैं। सब्सिडी क्या होती है ना। सब्सिडी के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले ये पंजाब के संदर्भ में आया है। क्या आया, पंजाब के संदर्भ में आया है कि पंजाब सरकार अभी हाल ही मुफ्त बिजली सब्सिडी, क्योंकि वहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है इस समय, तो उसमें वहाँ 24 घंटा बिजली देने की बात करता है। किसानों के जो संगठन है उनके दबाव में आके, तो उसका बोझ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बढ़ता है। इसी के संदर्भ में केंद्र सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की कटौती की अभी हाल ही में सब्सिडी। राज्य सरकार पावरकॉम का सब्सिडी भुगतान कटौती करनी होती है कि भाई आपको हमारे दिए गए प्रावधान के अनुसार फॉलो करो। अतिरिक्त 0.5% ऋण सीमा हटा गई, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति दबाव आया है ना। बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करना, किसान संगठनों का दबाव। भाई बिजली सब्सिडी, दो कारण पूछते, क्या कारण हो सकता है सब्सिडी बढ़ने, एक तो किसान संगठनों का दबाव, दूसरा कोई संकट और आपदा आ गई, उस संदर्भ में जरूरतमंद चीज़ों जैसे कोविड आया तो खाद्यान्न सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कटौती, प्रतिकूल प्रभाव, विकास कार्य बोझ करना पड़ेगा। पंजाब सरकार बिजली क्षेत्र में सुधार, सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए कदम उठाना होगा आपको। अगर आपको ये सब्सिडी कम कटौती नहीं की तो हमारे द्वारा इतना बोझ, हमारे पास बजट नहीं है, भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने योजना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयात क्रूड ऑयल करने, वहाँ पर सब्सिडी देनी होती है। जरूर नहीं पंजाबी सब्सिडी है। दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को सुधार करना होगा, तभी आपको नीतिगत सुधार प्राथमिकता देने का काम। अपन पढ़ते हैं सब्सिडी क्या है, ये तो पंजाब। सब्सिडी अपना टॉपिक अर्थव्यवस्था फर्स्ट पेपर में आता है। अपन पढ़ते हैं फिर सब्सिडी के मामले में पढ़ते हैं। सब्सिडी क्या होता है, पहला पॉइंट सब्सिडी याद रखना, मान लो क्या होती है, ये तो आपने परिभाषा यहाँ पढ़ लेंगे। ये वित्तीय सहायता है जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने, सरकार, नागरिक, किसान को उद्योग की आवश्यक वस्तु सेवाओं को सस्ती दरों को उपलब्ध कराना, प्रत्यक्ष कैश भुगतान और अप्रत्यक्ष रूप से कर में छूट देकर, और कर में शुल्क छूट देकर। तो ये क्या है, ये भी सब्सिडी का पार्ट है। अब खाद्य, देखो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पे सब्सिडी दी जाती है। अब अपन पढ़ते हैं इसके अलावा कि भाई ये सब्सिडी होती है अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ना, उसी के संदर्भ में पढ़ते हैं। मान लो सब्सिडी का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपको कोई 25 कितना, मान लीजिए आपको कोई सब्सिडी में 25 रुपये का कोई गेहूँ है, आपको केजी 1 केजी 25 रुपये गेहूँ वर्तमान में, और आप कोई डीबीटी या राशन कार्ड के माध्यम से गाँव में जो राशन की दुकान है वहाँ पे जाते हैं, तो आपको 2 रुपये दे रहा है अन्न योजना के तहत, ठीक है। अब मान लो 2 रुपये दे, 23 रुपये ये कहाँ से आएगा, ये 23 रुपये जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिल के देते हैं वो है सब्सिडी। क्या होती है, सब्सिडी। अब दूसरा एग्जांपल, आपने गाँव में या शहरों में आप गैस टंकी लेकर गए होंगे, जो कॉलोनी में आती है गाड़ी, आप उसको कैश 1100 रुपये देते हैं। क्या देते हैं, कैश 1100 रुपये। लेकिन कुछ दिनों के बाद
आपके अकाउंट में 300 रुपया डायरेक्ट आता है डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो बिचौलिया समाप्त हो गए इसमें, अब डायरेक्ट। तो आपका गैस कितने पड़ा 800 रुपये में, कितना है 800 रुपये में गैस का सब्सिडी। लेकिन आप देते समय 1100 रुपये दे, कुछ दिनों बाद 300 रुपये आपके अकाउंट में सब्सिडी के रूप में आता है, वो आपके 800 रुपये में आपका गैस पड़ा, क्यों, आप उसके पात्र थे। तो ये होता है सब्सिडी का एग्जाम्पल। आपको 1100 रुपये वाला, 25 रुपये वाला, और मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, इसी के तहत आपको याद रहने में आसानी होगी। और परिभाषा जो लैंग्वेज है ये आप लिख सकते हैं कि सब्सिडी एक वित्तीय सहायता है सरकार के द्वारा नागरिक, किसानों, उद्योग को आवश्यक वस्तु सेवाओं को उपलब्ध कराने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सब्सिडी दी जाती है। तो कौन कौन चीज़ दी जाती है, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक, पेट्रोलियम। अब मान लीजिए अपने और पढ़ते हैं इसके बारे में कि भाई सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी कहाँ पे दी जाती है। अब वर्तमान में सब्सिडी की स्थिति है, अभी वर्तमान में 2024-25 की बात की जाए तो उसमें तो कुल सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा जीडीपी का 4.28 लाख करोड़ रुपये दिए, और कुल जीडीपी का अनुपात का 1.7% अभी जीडीपी का खर्च किया सब्सिडी पे। अब दो बेसिक बैकग्राउंड बात करें, 2020 और 21 की बात की, उस समय 3.8% जीडीपी का सब्सिडी था, घट के अब कितना आया 1.7। ऐसा क्यों, क्योंकि राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा। क्या रखा, राजकोषीय घाटा। ऐसा क्यों कि कम क्यों हुआ, 2020 में 3.8% जीडीपी का था, कुल जीडीपी का 3.8% सब्सिडी था, अभी वर्तमान में 1.7%। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ऐसा क्या कारण हुआ, है ना, कारण पूछे तो क्या लिखोगे भाई, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी कम करने क्या कारण। तो आप पहला पॉइंट लिखे कि समय समय पर राजकोषीय घाटा को लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से कटौती करने में आसान हो गया। पहला पॉइंट, राजकोषीय घाटा और राजकोषीय व्यय की घाटा को निश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो पहला पॉइंट आपको राजकोषीय घाटा याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको डीबीटी जैसे ट्रांसफ़र, राजस्थान में भामाशाह कार्ड है, जन आधार कार्ड जैसी व्यवस्था के माध्यम से बिचौलिया जो लोग बीच में जो पैसे खा रहे थे उनको कम किया और लक्षित समूह तक पहुँचाया। जैसे मोदी जी ने एक बार बोला था कि जो अमीर परिवार जो सब्सिडी ले रहे हैं वो अपने तन मन धन से छोड़ दे, तो उनके अपील के बाद कितने सारे लोगों ने सही छोड़ा। तो लक्षित लोगों तक पहुँचने का टारगेट बनाया डीबीटी के जरिए, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड योजना के जरिए। तीसरा पॉइंट, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी के अलावा लगभग सब में जीरो हो रहा है ना, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी ज़्यादातर बढ़ रही है, बाकी जगह लगभग तय हो गया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई 1.7% कुल जीडीपी के 24-25 के डाटा के अनुसार भी वर्तमान में है जीडीपी। तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको दी जा रही है ना, कौन से राज्य में। पहला याद रखना पंजाब एग्जाम्पल। अब पंजाब को सब्सिडी सबसे ज़्यादा इसलिए मिलती है, कारण है उनकी बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है कि भाई वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे बिजली है ना, एमएसपी खरीदना होता है, वहाँ पे धान की खेती होनी है, और राज्यों की तुलना सभी राज्यों में गेहूं की उपलब्ध करवाना होता है ना, बाकी राज्यों में गेहूं नहीं होता, वहाँ पे राज्य गेहूं होता है। दूसरा यूपी, क्या है यूपी के अंदर खाद्यान्न ऊर्जा, जैसे बड़ी जनसंख्या में लोग वहाँ पॉवर्टी के बिलो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वहाँ सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान में बिजली देख लो, यानी हनुमानगढ़ देख लो, गंगानगर देख लो, यहाँ पे सिंचाई परियोजना बहुत डिफेंड होता है, तो वहाँ पे बिजली सब्सिडी परियोजना सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता लोगों को। तो सबसे ज़्यादा राज्य में पंजाब, यूपी और राजस्थान पे आता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया, क्या सब्सिडी कटौती करने से भारत का जीडीपी राजकोषीय घाटा नियंत्रण कर सकते हैं? नियंत्रण तो कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक कल्याणकारी लोगों के लिए जो लाई गई आवश्यकता वस्तु, जब उनके लिए सुविधा ही नहीं होगी तो फिर ये राजकोषीय घाटा कम करे क्या? लोगों को ध्यान में रखते राजकोषीय घाटा या सब्सिडी को कम किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपको वर्तमान में खाद्य सब्सिडी कितनी है, 23-24 के डाटा के अनुसार बता रहा हूँ मैं, 23-24 के डाटा के अनुसार, 24 के अनुसार डाटा ये कह रहा है 1.57 लाख, आप याद रखना ये एग्जाम में डाटा लिखना है, 1.57 लाख करोड़ खाद्य सब्सिडी मिल रही है। सेकंड नंबर उर्वरक सब्सिडी, क्या उर्वरक सब्सिडी 1.75 लाख है ना। पेट्रोलियम सब्सिडी कितनी है, 30,000 करोड़ का है ना, 30,000 करोड़। तो ये आपको डाटा याद रखना। अब भारत में सब्सिडी प्राप्त करने वाले राज्य आपको याद रख दिया ये आपको। अब सब्सिडी के प्रकार समझते हैं, क्या है सब्सिडी के प्रकार, कौन से देख लो, कौन से, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोलियम, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब शिक्षा में आपको लग रहा है सब्सिडी कैसे दी जा सकती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, लेकिन शिक्षा के मामले में देख लो, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति है ना, आपको फॉर्म भरवाते समय बोलते पैसे पूरे उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप उठाते हो, तो ये क्या है, सब्सिडी है। अब बिजली यानी कृषि कनेक्शन, रियासत बिजली
है ना, ये क्या है, पीडीएस के जरिए गेहूं का चावल, ये क्या है, खाद्यान्न सब्सिडी है, ईंधन सब्सिडी एलपीजी, है ना। तो ये सारी क्या है, सब्सिडी प्रकार है, ये आपको याद रखना। अब आगे चलते हैं कि भाई भारत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने जो पंजाब राज्य सरकार है, क्या भारत सरकार को सब्सिडी आलोचना क्या है, सब्सिडी की आलोचना क्यों हो रही है, क्या हो रही है, अभी ये थोड़ा डाटा पढ़ते हैं। भाई डाटा क्या कह रहा है कि भाई खाद्यान्न सब्सिडी 2.5 लाख सब्सिडी, कितनी, 2.5 लाख करोड़ रुपये, 0.7% लाभ कितने हैं, गरीबों को सस्ता अनाज पीडीएस के जरिए मिलता है। उर्वरक सब्सिडी वर्तमान में बात की जाए तो कितनी मरी, जीडीपी का 0.6%, मतलब 1.75 लाख करोड़ उर्वरक के मामले में। अब आगे चलते हैं कि जो 24-25 का डाटा है, पेट्रोलियम सब्सिडी और जीडीपी का 1%, 0.1% बता रहा है, और बिजली के मामले में 0.3 से 0.4%। अब देख लो, आपको देख लो बराबर मिल रहा है, खाद्य सब्सिडी और पंजाब द्वारा उदाहरण देख के ये बताया जा रहा है 0.3, 0.4%, पेट्रोलियम 0.1% और ये उर्वरक सब्सिडी 0.6%। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ, पंजाब में दी जा रही है, कहाँ पे, पंजाब में आपको। फिर उसके बाद खाद्यान्न सब्सिडी जो है ये कहाँ पे, यूपी में, कहाँ पे, यूपी में दी जा रही है, और राजस्थान में बिजली सब्सिडी भी दी जा रही। तो आपको ये डाटा मैंने इसलिए दिया ताकि पढ़ के आप स्लाइड रोक के एग्जाम में आप याद करके जाना। कुल जीडीपी के संदर्भ में लाइन भूमिका की शुरुआत करेंगे तो आपको बेस्ट नंबर। यहाँ सब्सिडी के प्रकार की बात करें तो प्रकार में ये डाटा लिखना कि 0.7% खाद्य सब्सिडी दी जा रही है, जैसे गरीबों को सस्ता अनाज पीडीएस के जरिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उर्वरक सब्सिडी के बारे में आपको लिखना है तो 0.6% लिखना, जो किसानों को सस्ता खाद्य यूरिया जो खाद दी जाती है खेतों में डालने के लिए, उसके संदर्भ में। अब इसका लाभ पूछते हैं, भाई लाभ क्या हो सकता है, तो गरीब मध्य वर्ग के लोगों को राहत, जीवन स्तर सुधारने में आसान होगा। सही बात है भाई, जो गरीब वर्ग है उनके पास पैसा नहीं है, वो दो टाइम की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं, तो अपनी जो इनकम है, जो मजदूरी करके लाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई में ट्यूशन के पैसे दे सकते हैं, अगर ये पैसा सही ढंग से मिल जाए उनको। कृषि उद्योग सेवा को लागत कम, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, है ना भाई। जो किसान हैं उनमें और हौसला बुलंद होगा, किसानों की आय अच्छी होगी तो किसान अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और खेती में बढ़ावा मिलेगा। जिससे दूसरे देशों में जैसे गेहूँ है कि आयात की अब निर्भरता कम की, और फसलों में आयात की निर्भरता कम करनी पड़ेगी दूसरे देशों में, है ना, इसलिए सब्सिडी दी जाती है। सामाजिक कल्याण योजना में सफलता हो गई, जैसे गरीब योजना, अन्नदाता पूर्ण योजना, है ना, ये योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा योजना, है ना। तो ये क्या है, ये लाभ है, तो आपको ये एग्जाम में लिखना है। अब चैलेंजेस की बात की जाए तो वित्तीय बोझ ज़्यादा बढ़ता है। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे पंजाब को अभी हाल ही में देख सकते हैं आप कि कुल बिजली का खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा पंजाब में सब्सिडी दी जाती है, जिससे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पे वित्तीय बोझ बढ़ता है। 2025-26 के अनुसार 16,000 करोड़ रुपए की कटौती की केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार के पावरकॉम सब्सिडी भुगतान कटौती करनी पड़ी, 0.7% ऋण की सीमा की हटा दी गई। बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करना, किसान संगठन दबाव कारण ये कठिन, ये अच्छा नहीं है कि कोई दबाव में आके सरकार, लेकिन क्या करे, किसानों के पास ऑप्शन नहीं है, उनको एमएसपी दर पे खरीदना होता है ना। दीर्घकालीन वित्तीय संकट को निपटने में राजकोषीय घाटा बाधा को कम करना बहुत ही कठिन होता है। अगर मान लो सब्सिडी ज़्यादा दी जाए और लक्ष्य राजकोषीय घाटा को कम करने रखा है तो कैसे पॉसिबल है, इसी के संदर्भ में ये बातें यहाँ पे हो ही जा रही है। आगे क्या याद रखें, फॉरवर्ड में वे फॉरवर्ड क्या, बिजली क्षेत्र में सुधार करना होगा, है ना, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दे, जिसे पावर कॉम को कटौती करना आसान है भाई। इसका फायदा ये होगा, बिजली क्षेत्र में सुधार करो, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दो, जिसकी वजह से सब्सिडी पे कम करना, खर्च करना पड़ेगा। सब्सिडी नीति की समीक्षा की जाए, वह प्राथमिक सब्सिडी और खर्च के दोनों के बीच में संतुलन समन्वय बनाया जाए। आप ऐसे ही हाँ भरते तो उसके बाद राजकोष से घाटा दबाव बनता है। डीबीटी की जैसे पारदर्शी व्यवस्था अपनानी चाहिए, जो अभी पढ़ेंगे एग्जाम के, कल मैंने पर्सनली डाला था यूट्यूब पे। दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुधारने के लिए सब्सिडी बोझ को कम करना आसान है। राज्य सरकार के राजस्व बढ़ाने, गैर जरूरी व्यय को घटाने की दिशा में नीतियाँ है भाई। अनावश्यक चीज़ों पे कम करना चाहिए। अब भारत सरकार की बात की जाए, क्या भारत सरकार ने सब्सिडी कटौती कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं? बिल्कुल किए। कौन कौन से किए आपको याद रखना। एक तो डीबीटी, क्या है डीबीटी याद रखना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको लक्षित समूह तक पेमेंट पहुंचा जाए और सब्सिडी का जो लाभ है उनको किया जाए। और एलपीजी सब्सिडी योजना डीबीटी का सफल उदाहरण है। लगभग 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन हटे। कितने? 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन हटे, है ना, याद रखना ये बात।
पीएम किसान है, उज्ज्वला योजना, स्कॉलरशिप है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पायलट प्रोजेक्ट डीबीटी का उपयोग है। ये क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कौन कौन चाहते हैं? एक तो पहल, एलपीजी जो फर्जी सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पीएम किसान योजना है, उज्ज्वला योजना, क्या है ये सब? क्या फर्टिलाइजर सब्सिडी किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा स्टेप उठाया। दूसरा है वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना। दूसरी जो डीबीटी कम करने के लिए, सब्सिडी कम करने के लिए पहला पॉइंट तो है डीबीटी, है ना, जिसके अंदर ये सारी योजना आती है, पहल, पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्कॉलरशिप, फर्टिलाइजर सब्सिडी है। दूसरा काम क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना। तो ये क्या है? ये भी एक राशन कार्ड को आधार पर जोड़ा गया, प्रवासी सब्सिडी को लाभ उठाया है। सब्सिडी की समीक्षा की जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्सिडी की समीक्षा, समय पे सब्सिडी की समीक्षा की, तभी तो पंजाब की सरकार का 16,000 करोड़ की कटौती की, है ना। समीक्षा क्या है? समीक्षा राजकोषीय घाटा और व्यय के बीच में। अब सब्सिडी समीक्षा, गैर जरूरी सब्सिडी को शरणबंद हटाने की योजना भी है ना। ये आपको पॉइंट लिखना है। सब्सिडी के सशक्तिकरण निधि, है ना, नकद राशि के लोगों को सशक्त बनाकर बाजार मूल्य वस्तुओं खरीदने की सुविधा दी। ये क्या है? ये सब्सिडी भारत सरकार द्वारा कम करने का उपाय किया है। अब राजस्थान सरकार ने की योजना की बात की। राजस्थान सरकार में क्या योजना? राजस्थान सरकार के संदर्भ में सब्सिडी कटौती जो पहल चलाई जा रही है वो क्या है? पहला पॉइंट आपको याद रखना क्या है? पहला पॉइंट है इंदिरा गांधी फ्री सिलेंडर है। इंदिरा गांधी फ्री सिलेंडर, जो पात्र परिवार को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर दिया जाए। कितना? 12। किसके तहत? इंदिरा गांधी फ्री सिलेंडर योजना के तहत। अब दूसरा है फ्री अन्न योजना। फ्री अन्न योजना के संदर्भ में 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। कितना? 5 किलो खाद्यान्न। इंदिरा गांधी फ्री सिलेंडर योजना के 12 प्रति वर्ष सिलेंडर, फ्री अन्न योजना के तहत पीडीएस 5 किलो खाद्यान्न। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, कृषक उर्वरक अनुदान बिजली, कृषक उर्वरक और फ्री बिजली योजना जो किसानों को दी जा रही है और घरेलू को दी जा रही है 100 यूनिट फ्री। पांचवा पॉइंट आपको मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा सरकारी अस्पतालों में। तो आपको राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी फ्री योजना की जो सब्सिडी बढ़ावा देने के लिए कार्य की जा रहा है, जो 24,000 करोड़ रुपये अधिक सब्सिडी रूप प्रस्तावित है वर्तमान में अभी 23-24 के अनुसार। इंदिरा गांधी फ्री सिलेंडर आपको याद रखना, क्या रखना? इंदिरा गांधी फ्री सिलेंडर योजना, फ्री अन्न योजना, है ना, फ्री बिजली योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये 5 घटक है, आपको याद रखना। अब इसकी सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट याद करें क्या पड़ता है। देखो सकारात्मक में तो आपको वो लाभ मिलेगा, जैसे गरीबों को राहत मिलना, है ना, सब्सिडी देने से प्रभाव की बात कर रहा हूँ। सामाजिक समानता मिलेगी, है ना, सभी लोगों को समानता मिलेगी, है, उत्पादन का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन नकारात्मक राजकोषीय पर दबाव है, राजकोषीय पर दबाव, लाभार्थी सहन को गड़बड़ी में लक्षित टारगेट तक पहुँचाना बहुत कठिन काम है, फिर भी कोई ना कोई तो बीच में बिचौलिए आ ही जाते हैं। बाजार का मूल्य विकृति। नीति आयोग की एक बात है, कोटेशन में आप याद रखना, नीति आयोग कहता है कि नीति आयोग के संदर्भ में ये बात कहता है सब्सिडी तब तक उपयोगी है जब तक वह सहारा बने, किसी का बोझ नहीं बने। भाई कोई कहता है ना कि किसी के खुद पैरों पे खड़ा हो जाए तब तक तो सही है, लेकिन किसी का सहारा बन के किसी का डिपेंड रहता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मान लो अपन डीबीटी के बारे में पढ़ते हैं कि डीबीटी के बारे में पढ़ना इसलिए क्योंकि 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 10 नंबर प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट। तो अपन डीबीटी के बारे में पढ़ते हैं। पहला फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये कब आया था? 1 जनवरी 2013 को आया था और 2014 के बाद संपूर्ण भारत में लागू किया। पहले ये 20 जिलों में ही पायलट प्रोजेक्ट, जब 2013 में आया तो सिर्फ 20 जिलों में ही पायलट प्रोजेक्ट पे लागू था। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नारा क्या है? आपका पैसा सीधे आपके हाथ में। याद रखना, इसका नारा है, क्या नारा है? कि आपका पैसा सीधे आपके हाथ में। मतलब क्या है? कोई बीच में बिचौलिए नहीं है, आपके सीधे अकाउंट में। तो अगर ये लाने के बाद उद्देश्य क्या है? 2013 में आने के बाद उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, बिचौलिए की भूमिका को समाप्त करना। ये आपको उद्देश्य हर बार, कल पिछली बार की योजना जितने भी आई है सब में उद्देश्य पूछा है, तो आपको उद्देश्य याद रखना है। उद्देश्य क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंसी, क्या है? ट्रांसपेरेंसी याद रखना। दूसरा कि आपको जो बिचौलिया है उसको समाप्त करना, है ना, याद रखना। तीसरा पॉइंट करप्शन, क्या है? करप्शन समाप्त करना। चौथा है सब्सिडी को लक्षित यानी टारगेट बेनिफिशियर, क्या होता है? टारगेट बेनिफिशियर को पहुंचाना, ये इसका है।
अब मान लो आपको पूछे किन किन क्षेत्रों में, तो सब जगह लागू है। एलपीजी, उर्वरक, पीडीएस, मनरेगा, छात्रवृत्ति, पेंशन, स्वास्थ्य, है ना। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रमुख पिलर्स क्या है? पिलर्स के बारे में बात करें तो जन धन बैंकिंग पोस्ट अकाउंट, आधार, है ना, मोबाइल जिसको फुल शॉर्ट नेम में बोलते हैं जैम, क्या बोलते हैं, जैम, जन आधार है, जन धन, आधार, मोबाइल के संदर्भ में, है ना, ये सब है। तो ये आपको याद रखना है। डीबीटी के बारे में पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया। अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में क्या है। राजस्थान के डीबीटी की तरफ क्या ऐसा कदम उठाया हुआ, जैसे भामाशाह कार्ड है ना, जिसका डीबीटी की प्राथमिक स्तर है, जन आधार कार्ड है ना, ये पीएम किसान योजना, ये सब क्या है, ये डीबीटी का ही एग्जाम्पल है, इसका प्रभाव पड़ा राजस्थान में। लेकिन डीबीटी के भारत में सुशासन का प्रतीक है, गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। अगर गुड गवर्नेंस की बात लिखनी हो ना आपको, तो डीबीटी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। न्याय संगत, पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जवाबदेही प्रशासनिक दिशा का क्रांतिकारी कदम है ये। यदि इसे पूरा क्षमता से लागू की जाए, गरीबी उन्मूलन और समावेशी, ये लाइन आपको कितनी अच्छी लग रही है। देखो, एक तो ये गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है डीबीटी, एक आपको जस्टिस की बात कर रहा है, एक टारगेट बेनिफिशियल लोगों तक पहुंचाने की बात करता है, एक ये क्रांतिकारी कदम के रूप में। तो कहाँ जहाँ भी ऐसे की लाइन हो, आपको धमाकेदार शुरुआत करनी, तो इस तरह लाइनें आप लिखो, एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ खींचा जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं सागोस के बारे में। ये सागोट 1965 के तहत ब्रिटेन के पास था, ब्रिटेन कॉलोनी में था, मॉरिशस में आता है, ये हिंद महासागर में है, ठीक है ना। तो सागोस द्वीप की बात की जा रही है। सागोस द्वीप हिंद महासागर में आता है। कहाँ पे आता है? हिंद महासागर में, है ना, ये याद रखना, हिंद महासागर में आता है, जिसका हिंद महासागर में आता है। मालदीव और मॉरिशस के बीच में एक द्वीप समूह है, मालदीव और मॉरिशस के बीच में, है ना, दोनों देश कहाँ पे हैं? हिंद महासागर में। अब ये यहाँ प्रमुख द्वीप है, यहाँ सागोस द्वीप पे सबसे बड़ा द्वीप है डियोगो गार्सिया, जो अमेरिका का सैन्य बेस अड्डा बना हुआ है। किसका? अमेरिका का। और ये राजनीतिक दृष्टि से 1965 से मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश ने अपने महासागरीय में लाया गया था। लेकिन ICJ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस और UN संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका समर्थन किया कि ब्रिटेन को भी नियंत्रण में नहीं देना चाहिए। उसी के संदर्भ में ये अभी मॉरिशस को दे दिया है, कल एग्रीमेंट हो गया। तो आपको सागोस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अभी मॉरिशस के स्वतंत्रता के रूप में अधिकार है, पहले इससे पहले ब्रिटेन के पास था, और भारत ने इसका हमेशा पूर्ण तौर समर्थन किया है। अब इसकी स्थिति की बात करें, महत्व, भारत के संदर्भ महत्व की बात करें, तो आपको देख लो, ये समझौता पहले कोर्ट के रोक दी और कोर्ट ने हटा दिया है ना। 1965 द्वीप में मैंने समझा दिया आपको, मॉरिशस, मालदीव, अमेरिका के बीच में डियोगो गार्सिया जो अमेरिका का है। डियोगो गार्सिया है ना, सागोस द्वीप के समूह पे सबसे बड़ा द्वीप है, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा बचा हुआ है, जो अफगानिस्तान, ईरान जैसे सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। भू राजनीति हिंद महासागर शक्ति संतुलन है, अंतिम रूप से हस्ताक्षर बातचीत के समझौता प्रक्रिया पूरा किया है। अब आगे चलते हैं कि भारत के लिए महत्व क्यों है। क्या बोलता है? भारत के लिए महत्व क्यों? देख, सुरक्षा की दृष्टि से मानिए तो चाइना को रोकने, काउंटर करने के लिए भारत के सबसे बड़ा महत्व है। कारण कि डियोगो गार्सिया में अमेरिका का सैन्य बेस है। डियोगो गार्सिया में अमेरिका जो चाइना को काउंटर करने के लिए सुरक्षा, हिंद महासागर में सुरक्षा रणनीतिक संतुलन महत्व है। भू राजनीतिक दृष्टि से भी चीन की बढ़ती हुई सुरक्षा संतुलित रखना। जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो इंडियन ओशियन रीजन के नेतृत्व में, जिसे सागोस क्षेत्रों का उसका रुख निर्णायक रहेगा, है ना। और सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका, आपको पता ही है, डियोगो गार्सिया अमेरिका के पास है। तो कोम कासा और लेमोमा, कोम कासा और लेमोमा, LEMOA, ये दोनों क्या हैं कि ये समझौता है किसके? भारत और अमेरिका के बीच में। ये भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा संबंध है। कोई भी डिफेंस और इक्विपमेंट को इक्विपमेंट करना है या खरीदना है, तब ये चीज़ें लागू होती है। समुद्री व्यापारिक मार्गों की बात करें तो 90% इस हिंद महासागर के अंदर रास्ता आता है, क्योंकि हिंद महासागर मुख्य व्यापारिक मार्ग सागोस द्वीप है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड की बात की जाए, कितना ट्रेड के मामले में 90%, कितना 90% ट्रेड का यहाँ सागोस द्वीप के माध्यम से हिंद महासागर से होता है। भारत के लिए भारत का 90% अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत की स्थिति समर्थन देता आया शुरू से ही, है ना। तो निष्कर्ष अभी क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये है कि सागोस द्वीप भारत के एक स्ट्रेटेजिक क्लास पीस के रूप में काम करना होगा। ये केवल हिंद महासागर नहीं, भारत की सुरक्षा और एक तो सिक्योरिटी
और भू राजनीतिक हैसियत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय नैतिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है और डिप्लोमेसी के मामले में सबसे बड़े। तो चाइना को कंट्रोल रखने, आतंकवाद जैसी गतिविधियों को निगरानी रखने भारत के लिए सागोस द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है। और ट्रेड भारत का बढ़ेगा हिंद महासागर एशियाई देशों के साथ, है ना। इसी के संदर्भ में इस तरह अपन डिस्कशन किया, पूरा टॉपिक डिस्कस किया, आर्थिक समीक्षा का डाटा के साथ डिस्कशन किया। अब रिवीजन की बात की जाए, रिवीजन वही है कि अपना आज इस सब्सिडी के मामले में सब्सिडी के मामले में टॉपिक रिवाइज किया है ना, जो अर्थव्यवस्था के पहले सागोस द्वीप भारत के महत्व क्यों है, हिंद महासागर IR के संदर्भ में 10 नंबर का प्रश्न नंबर भैया है। तो आपका इस तरह ये 2 बातें लिख के आप अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट सही लागू कर सकते हैं। और पिछली बार जो IAS का क्वेश्चन आया वो कोई पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन आपको नॉलेज थोड़ा सब जगह से होना चाहिए था, है ना। इसी तरह आपको इस बार भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो इस तरह सुनी सुनाई बातें, आंखों से एक बार देखी गई बातें आपको एग्जाम में इस बार बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखना आप, मेरी ये बात याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।